राजस्थान की तपती धूप के बीच बसा काली घाटी गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही खौफनाक हो जाता था। इस गांव की सरहद पर खड़ी थी रायजादा हवेली, जिसे लोग बिना साए वाली हवेली कहते थे। सुमित, जो दिल्ली से एक फोटोग्राफर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर आया था, उसने गांव वालों की हर चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसे लगा था कि ये सब सिर्फ टूरिस्ट्स को डराने के किस्से हैं। जब सुमित पहली बार हवेली के लोहे के भारी गेट के पास पहुंचा, तो एक अजीब सी बदबू उसके नथुनों से टकराई, जैसे कोई पुरानी चीज बरसों से सड़ रही हो। उसने अपना कैमरा निकाला और अंदर कदम रखा। हवेली के बड़े से हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी और छत से लटके हुए झूमर हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहे थे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ सन्नाटा मिलता। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा काले रंग से रंगा हुआ था और उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लटकी थी। सुमित ने अपनी कुल्हाड़ी से जंजीरे को काटा और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच एक आदमकद आईना रखा था, जिसे एक पुराने फटे हुए काले मखमली कपड़े से ढका गया था। सुमित ने जैसे ही वो कपड़ा खींचा, एक ठंडी लहर उसके शरीर के पार निकल गई। आईना बहुत ही भव्य था। उसके चारों ओर चांदी की नक्काशी में सांप और बिच्छू बने हुए थे। सुमित ने अपना चेहरा देखने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाईं, उसने गौर किया कि आईने के अंदर वाले सुमित ने आंखें नहीं झपकाईं। वो बस उसे घूर रहा था। सुमित के पसीने छूटने लगे। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन आईने के अंदर वाली परछाई स्थिर खड़ी रही। अचानक आईने के कांच के पीछे से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो एक औरत थी, जिसके सफेद लिबास पर खून के गहरे धब्बे थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि फर्श को छू रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे धीरे सुमित की परछाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। सुमित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाली कमरा, बस धूल और सन्नाटा। लेकिन जैसे ही उसने वापस आईने में देखा, वो औरत अब सुमित की परछाई का गला दबा रही थी। सुमित को अपनी गर्दन पर असली दबाव महसूस होने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो कमरे से बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। चारों तरफ बस दीवारें थीं और हर दीवार पर एक के बाद एक वही डरावने आईने प्रकट होने लगे। सुमित जहां भी देखता, उसे वही औरत दिखाई देती, जो अब कांच की सतह से बाहर अपना हाथ निकाल रही थी। उसके लंबे नुकीले नाखून सुमित की शर्ट को छू रहे थे। एक फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। 100 साल हो गए सुमित, इस कैद में रोशनी नहीं देखी। अब तुम्हारी परछाई मेरी होगी और मेरा साया तुम्हारी दुनिया में राज करेगा। सुमित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे उसकी रूह को कोई खींचकर कांच के अंदर ले जा रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा होता जा रहा है और उसकी यादें धुंधली पड़ रही हैं। उसने देखा कि आईने के अंदर से वो औरत पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। उसने सुमित का कैमरा उठाया और उसकी ओर देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जो इंसानी नहीं थी। सुमित अब आईने के उस पार खड़ा था, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह उल्टी और बेरंग थी। उसने कांच पर हाथ मारा, चिल्लाया, लेकिन बाहर खड़ी वो चीज जो अब सुमित बन चुकी थी। उसने कमरे का काला कपड़ा उठाया और आईने पर दोबारा डाल दिया। अगले दिन सुमित गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने सबको नमस्ते किया, बातें की, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि उस दोपहर की तेज धूप में भी सुमित की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। और उस वीरान हवेली के बंद कमरे में एक टूटे हुए आईने के पीछे असली सुमित आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है। हवेली का वो भारी दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। गांव की गलियों में जो सुमित घूम रहा था, वो दरअसल सुमित था ही नहीं। वो उस आईने की 100 साल पुरानी रूह थी, रत्ना, जो अब एक जिंदा इंसान का मांस और खाल ओढ़कर आजाद हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। काली घाटी गांव, जो अब तक सिर्फ रात में डरता था, अब दिन के उजाले में भी थर थर कांपने वाला था। गांव के लोग सुमित को देखकर हैरान थे। जो लड़का कल तक डरा हुआ, जिज्ञासु और हर चीज की फोटो खींचने वाला था, उसकी आंखों में आज एक अजीब सा खालीपन था।
वो मुस्कुराता तो था, पर उसकी मुस्कान उसके होठों तक ही सीमित रहती थी, आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसकी आंखों की पुतलियां अब इंसानी नहीं लगती थी, वे पूरी तरह काली थी, जैसे कोई गहरा कुआं। गांव का बूढ़ा रघु काका, जो सालों से इस हवेली की रखवाली कर रहा था और जिसके पूर्वजों ने उस आईने को कैद किया था, उसने गौर किया कि सुमित जब दोपहर की तेज धूप में खड़ा होता तो उसके पैरों के नीचे काली छाया गायब थी। रघु काका समझ गए कि अनर्थ हो चुका है। रत्ना ने सुमित की परछाई और उसका शरीर छीन लिया था। उधर आईने की काली और बेरंग दुनिया में असली सुमित कैद था। वो एक ऐसी जगह थी जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। वहां का आसमान खून जैसा लाल था और हवा में सिर्फ सिसकियों और कराहने की आवाजें थीं। सुमित ने देखा कि उस दुनिया में वो अकेला नहीं था। वहां सैकड़ों लोग कांच की दीवारों के पीछे कैद थे। कोई 1950 के दशक के कपड़ों में था तो कोई उससे भी पुराना। वे सब वे लोग थे जिन्होंने पिछले 100 सालों में उस हवेली में कदम रखने की हिमाकत की थी। उनके चेहरे खौफ से विकृत हो चुके थे। सुमित ने पागलों की तरह कांच की दीवार पर हाथ पटका, मुझे बाहर निकालो, कोई है, बचाओ। पर उसकी आवाज एक गूंज बनकर उसी काली दुनिया में रह गई। तभी सुमित को वहां एक बूढ़ी औरत दिखी, जिसकी रूह भी उसी कैद में थी। वो औरत सदियों से वहां थी और कांच की दुनिया की नियम जानती थी। उसने सुमित को बताया, बेटा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रत्ना अब बाहर है और वो तुम्हारी यादों को मिटा रही है। रत्ना बाहर बदला लेने गई है, पर उसकी भूख शांत नहीं होगी। वो हर उस इंसान को खत्म कर देगी जो उसके रास्ते में आएगा। और एक बार तुम्हारी सारी यादें खत्म हो गई तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए इस कांच का हिस्सा बन जाएगी, जैसे हम सब बन गए हैं। गांव में वो नकली सुमित रत्ना अब अपने असली खौफनाक रंग दिखा रहा था। रत्ना को 100 साल की कैद का बदला लेना था। वो रघु काका के घर की तरफ बढ़ी। रघु काका का पालतू कुत्ता, जो हमेशा वफादार था, उसने नकली सुमित को देखते ही रोना और दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया, जैसे उसने कोई साक्षात काल देख लिया हो। नकली सुमित धीरे से झुका और कुत्ते की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों से एक काली ऊर्जा निकली और अचानक कुत्ते की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। वो बेजान होकर गिर पड़ा। रघु काका डर से कांपने लगे। उन्होंने अपनी पुरानी पोथी निकाली, जिसमें उनके पूर्वजों ने उस आईने को कैद करने के मंत्र लिखे थे। वे कांपते हाथों से मंत्र पढ़ने लगे। नकली सुमित हंसा। उसकी आवाज अब सुमित की नहीं, बल्कि एक भयानक, गूंजती हुई, कई औरतों की मिली-जुली आवाज थी। काका, ये मंत्र उन पर काम करते हैं जिनकी रूह होती है, जो पवित्र होते हैं। मैं तो सिर्फ एक खाली बर्तन हूं जिसे नफरत ने भरा है। नकली सुमित ने रघु काका की पोथी को सिर्फ एक नजर से देखा और उसमें आग लग गई। काका असहाय होकर अपनी परंपरा को जलते देखते रहे। आईने की काली दुनिया में सुमित को उस बूढ़ी औरत ने एक रास्ता बताया। उसे रत्ना की वो आखिरी याद ढूंढनी थी जो उसे इस दुनिया से जोड़ती थी। सुमित उस काली दुनिया में भटकने लगा। उसे वहां रत्ना के अतीत के मंजर दिखने लगे, कैसे उसके पति ने लालच में आकर उसे उसी आईने के सामने तड़पा तड़पा कर मारा था, कैसे रत्ना की चीखें उस आईने में कैद हो गई थी। सुमित को वहां एक पुरानी टूटी हुई तिजोरी दिखी जो आईने के अंदर वाले कमरे में थी। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से खोला तो उसमें एक फटा हुआ, खून से सना खत और एक अधजली तस्वीर मिली। वो तस्वीर रत्ना की थी जब वो जिंदा थी और खुश थी। खत में लिखा था कि रत्ना की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने उस पति का विनाश कर सके जो अब भी गांव के किसी गुप्त कोने में एक रूह बनकर भटक रहा है, और गांव वालों ने उसे बचाने के लिए रत्ना को ही श्रापित आईने में कैद कर दिया था। सुमित को अब समझ आया कि रत्ना सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो उस श्राप को तोड़ना चाहती थी जो गांव वालों ने उस पर लगाया था। लेकिन रत्ना बाहर बेकाबू हो चुकी थी। वो निर्दोष लोगों को भी नहीं छोड़ रही थी। सुमित को उसे रोकना ही होगा। सुमित ने अपनी यादों को समेटा, अपनी माँ का चेहरा, अपने दोस्तों की हंसी, अपनी फोटोग्राफी का शौक। उसने उन यादों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति बटोरी। उसने याद किया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो इन चीजों से लड़ना जानता है। उसने अपने गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की पुरानी माला निकाली,
जो कांच की दुनिया में भी उसके साथ थी। उसने रुद्राक्ष को कांच की दीवार पर रगड़ना शुरू किया। रुद्राक्ष की पवित्रता और कांच की शैतानी शक्ति के बीच टकराव होने लगा। कांच की दुनिया में बिजली कड़कने लगी, कांच थरथराने लगा। गांव में अचानक मौसम पूरी तरह बदल गया। तपती दोपहर की जगह अचानक काली डरावनी घटाएं छा गईं। बिजली कड़कने लगी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़े हुए मांस और पुरानी चीजों की। नकली सुमित, रत्ना, जो अब गांव के चौपाल पर खड़ी थी, उसे झटके लगने लगे। उसे महसूस हुआ कि असली सुमित हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी यादें और रुद्राक्ष की शक्ति रत्ना के वजूद को हिला रही थी। रत्ना चिल्लाई और उसकी आवाज से गांव के कई घरों के कांच के बर्तन टूट गए। वो वापस हवेली की तरफ भागी। रघु काका ने अपनी जलती पोथी के कुछ बचे हुए पन्ने समेटे और नकली सुमित के पीछे पीछे हवेली की तरफ दौड़े। उन्हें पता था कि यही आखिरी मौका है। हवेली के अंदर फिर से वही भारी मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन इस बार उस कमरे में जहां आईना था, एक युद्ध होने वाला था। दो दुनियाओं के बीच, रोशनी और अंधेरे के बीच। रत्ना ने जैसे ही उस काले कमरे में कदम रखा जहां आईने के हजारों टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, आईना फिर से थरथराने लगा। सुमित ने आईने के अंदर से अपनी पूरी जान लगाकर उस टुकड़े पर प्रहार किया जहां रत्ना की वो पुरानी तस्वीर की यादें थीं। रुद्राक्ष की माला से एक दिव्य रोशनी निकली। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे पूरी हवेली ही ढहने वाली हो। हवेली की पुरानी दीवारें हिलने लगी। फर्श पर बिखरे हुए कांच के हजारों टुकड़े हवा में तैरने लगे और एक भयानक नुकीले बवंडर में बदल गए। नकली सुमित रत्ना उस बवंडर के बीच में फंस गई। वो चीखी, नहीं, 100 साल मैं फिर से कैद नहीं होंगी। उसकी आवाज में दर्द, नफरत और हार की झलक थी। रघु काका कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी पोथी के बचे हुए पन्नों को आग लगाई और उस कांच के बवंडर की तरफ फेंक दिया। मंत्रों की शक्ति और आग ने रत्ना की रूह को और कमजोर कर दिया। रत्ना का शरीर जो सुमित का था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी त्वचा कांच की तरह टूटने लगी। तभी हवा में तैरते हुए कांच के टुकड़ों में से एक बड़ा टुकड़ा, जो सुमित की आखिरी याद, उसकी मां का चेहरा को समेटे हुए था, वो रत्ना के शरीर के आर पार हो गया। एक तेज, चौंधिया देने वाली रोशनी हुई, जिसने रघु काका की आंखों को पूरी तरह बंद कर दिया। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। जब धुआं छटा और रोशनी कम हुई, तो फर्श पर असली सुमित बेहोश पड़ा था। रत्ना की रूह उस टूटे हुए कांच के बवंडर के साथ हमेशा के लिए धुएं में विलीन हो गई। श्रापित आईना अब कांच के बेजान, धूल भरे टुकड़ों का ढेर बन चुका था। सुमित को होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्दन को छुआ, जहां उसे रत्ना के नाखूनों के निशान महसूस हुए। उसने सबसे पहले जमीन पर देखा। खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में फर्श पर उसकी काली और लंबी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वो बच गया था। रत्ना का साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रघु काका ने सुमित को सहारा देकर उठाया। वे दोनों उस कमरे से बाहर निकले। हवेली के बाहर काली घटाएं छकी चुकी थी और हल्की धूप निकल आई थी। गांव में फिर से शांति थी, पर वो शांति अब डर की नहीं बल्कि राहत की थी। सुमित समझ गया कि उसने रत्ना को तो हरा दिया, रत्ना की हसरत और उसका श्राप खत्म हो गया। लेकिन जब वो हवेली से बाहर निकल रहा था, उसने अपने कैमरे की तरफ देखा जो रत्ना ने इस्तेमाल किया था। उसने देखा कि रत्ना ने एक आखिरी तस्वीर खींची थी। उस तस्वीर में सुमित तो अकेला खड़ा था, पर उसके पीछे सैकड़ों और साए और परछाइयां जो कांच के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, अब भी हवेली के अंधेरे कोनों में इंतजार कर रहे थे। सुमित काली घाटी गांव छोड़कर भाग निकला। वो कभी वापस नहीं आया। उसने फिर कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पर आज भी जब वो रात में किसी आईने के सामने खड़ा होता है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती है। और कभी-कभी जब वो गहरे ध्यान में होता है, उसे हवेली के उस काले कमरे से कांच टूटने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। रत्ना तो चली गई, पर हवेली के आईनों ने और भी कई शैतानों को जन्म दे दिया है। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफ का मजा ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरीज इन हिंदी सबसे पहले सुनने को मिले। क्या आपके पास भी है कोई ऐसी ही सच्ची या काल्पनिक डरावनी कहानी? अगर हाँ, तो आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में ऐसे ही भयानक संगीत के साथ हमारे चैनल पर सुनाऊंगा। अपनी कहानी मुझे कमेंट्स में बताएं या फिर मेरे Instagram/Facebook लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं पर मैसेज करें। मैं आपके इंतज़ार में हूँ। अगली डरावनी कहानी आपकी भी हो सकती है।